जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। विश्व जनसंख्या के दूसरे भाग में आज हम सबसे पहले ये समझेंगे भी हमें जनसंख्या के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, आप अच्छे से जानते हो भी मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, तो हमें ये पता होना चाहिए भी वो मानव कितने हैं, वो जन कितने हैं, उसी को कहते हैं हम जनसंख्या। मानव जो है वो अपनी बुद्धि से, अपनी एबिलिटी से और अपनी कार्यशैली से जितने भी प्राकृतिक संसाधन इस पृथ्वी के ऊपर है, उन प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को समझता है और उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है। और मानव इसी आधार पर अपने देश की आर्थिक विकास की जो पॉलिसियां हैं उसका निर्धारण भी वो करता है। तो अब आप समझ गए होंगे भी हम भूगोल में जनसंख्या के बारे में क्यों पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में हम अच्छे से समझेंगे आज की इस क्लास में। सबसे पहले जनसंख्या के वितरण पर बात करते हैं। जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है जनसंख्या का फैलाव, यानी इस पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या है वो किस तरीके से फैली हुई है, कहां पर लोग अधिक है, कहां पर लोग कम हैं, ये चीजें पढ़ी जाती है जनसंख्या वितरण के अंतर्गत। अब स्टार्ट में आपको बताया गया है भी 21वीं सदी के प्रारंभ में 600 करोड़ से अधिक जनसंख्या है वो पूरी विश्व की थी। आज के हिसाब से अगर बात करूं तो लगभग 750 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या है वो अब विश्व की हो चुकी है। लेकिन ये जो जनसंख्या है, ये जो लोग हैं वो हर जगह एक समान नहीं रहते हैं, कहीं पर कम है और कहीं पर ज्यादा है। अर्थात विश्व जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है, कहीं अधिक कहीं कम है। विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो तो केवल 10% भूभाग पर ही मिल जाती है। अब इस जनसंख्या के वितरण को हम भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से समझते हैं भी इसका फैलाव है, वितरण है वो किस प्रकार का है। पृथ्वी को हम गोल मानते हैं और अध्ययन की सुविधा के लिए उसमें कुछ रेखाएं खींची गई थी जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सबसे मध्य में जो खींची गई जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये देखिए ये जो लाइन खींची गई है ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है जो कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी साइड का आधा गोला और नीचे वाला है वो दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी साइड का आधा गोला है, उसके अंदर बंट जाता है। इस भूमध्य रेखा के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो उत्तरी हिस्सा है इस पूरे के अंदर 90% जनसंख्या है वो निवास करती है, जबकि भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें 10% जनसंख्या ही निवास करती है। अब एक चीज यहां और देखिएगा, अब 0 डिग्री से ऊपर की अगर हम बात करें तो इसमें 3 जो महाद्वीप है अपने वो पूरे आ जाते हैं। एशिया का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर बाकी सारा एशिया, यूरोप और जो उत्तर अमेरिका है वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में मैं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का वो हिस्सा शामिल नहीं कर रहा जो भूमध्य रेखा से ऊपर है। भूमध्य रेखा से के हिसाब से तो बात कर ही ली भी, भूमध्य रेखा से ऊपर 90% पॉपुलेशन है विश्व में और नीचे है वो 10% है। अब हम इसको महाद्वीपों के हिसाब से समझना चाह रहे हैं तो समझिए एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तर अमेरिका यानी दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध के इन 3 महाद्वीपों के अंदर 85% जनसंख्या है वो निवास करती है। और जबकि नीचे वाले जो 3 हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया अर्थात ओसेनिया जो महाद्वीप है इनके अंदर 15% जनसंख्या निवास करती है। पहले हमने समझा भूमध्य रेखा के हिसाब से, फिर हमने बात की भी ऊपर के पूरे 3 महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को नीचे वाले में शामिल करते हुए
अगर तीनों की बात करें तो इन तीनों में 15%, इन तीन महाद्वीप में 15% और ऊपर वाले तीनों में 85% जनसंख्या है वो हमें मिलती है। और सबसे ज्यादा विश्व के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है। 2 नंबर पे आता है इसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर पे आता है इसके ऊपर यूरोप, यूरोप की सीध में नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका को मिला दे तो लैटिन अमेरिका आ जाता है 4 नंबर पे। 5 नंबर पे आता है उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिका के सीध में इधर आ गया 6 नंबर पे ओसेनिया महाद्वीप। तो ये जनसंख्या 1 के नीचे 2 और फिर 3 के नीचे यानी सामने 4 और 5 के सामने 6। और हमें पता है अंटार्कटिका है वो बर्फीला क्षेत्र है, जनविहीन है, वहां पर स्थायी रूप से कोई लोग है वो नहीं रहते। और हम ये भी अब पहले समझ चुके हैं भी विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश हैं उसमें से 6 तो हमारे एशिया महाद्वीप के ही हैं। अपना भारत हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, रूस हो गया, हम एशिया में क्योंकि ज्यादा इलाका वहां है तो उसके अंदर शामिल करते हुए तो टॉप 10 जो कंट्री है उनमें से 6 तो हमारे एशिया महाद्वीप के ही हैं। अब और इन 10 देशों में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं उनमें भी 60% जनसंख्या है वो मिलती है। आप समझ रहे हो ना। अब इस जो हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है वो एक जैसा नहीं है। हम कह रहे हैं ऊपर 90% है, नीचे 10% है। इन 3 महाद्वीपों में 85%, इन तीनों के अंदर 15% है। एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, टॉप 10 जो कंट्री है उनके अंदर 60% पॉपुलेशन है। तो फिर एक जैसी जनसंख्या है वो विश्व के अंदर नहीं है। और ये बात सिर्फ विश्व की नहीं, जब आप हर देश का, हर राज्य का भी अध्ययन करोगे तो वहां पर भी अलग अलग जनसंख्या है वो आपको मिलेगी। यानी देश के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी जनसंख्या का जो वितरण है वो आपको असमान ही मिलेगा। महाद्वीप जो है इनके अंदर की साइड के जो समतल इलाका होता है वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं और जो समुद्री किनारा होता है वहां पर लोग है वो ज्यादा रहते हैं। जबकि पहाड़ी इलाका हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, बर्फीला जो क्षेत्र हो गया वो लोगों को कम आकर्षित करते हैं क्योंकि रहने के लिए वो उपयुक्त जगह वो नहीं होती। तो वहां पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वो कम मिलती है आपको। तो जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया की पॉपुलेशन का जो असमान वितरण है उसको लेकर अपनी बात कही। वो क्या है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी अधिक जगह पर कम लोग और कम जगह पर अधिक लोग रहते हैं, जो कि जनसंख्या का असमान वितरण हमें बताता है। यह परिभाषा किसकी दी हुई है? जॉर्ज बी क्रेसी की। तो यह नाम देकर परिभाषा पूछी जा सकती है, परिभाषा देकर आपसे इसके नाम के बारे में है वो पूछा जा सकता है। एशिया की मैं बात करूं, अगर एशिया महाद्वीप की, तो जो पूर्वी एशिया है जिसमें जापान आ गया, दक्षिणी कोरिया आ गया, हांगकांग आ गया, ताइवान आ गया, चाइना आ गया, और अपना दक्षिणी एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आ जाते हैं उसमें, और दक्षिणी पूर्वी सारा एशिया, ये एशिया के 3 वो क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक पॉपुलेशन है वो मिलती है। उसके अलावा सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है वो उत्तरी और पश्चिमी जो यूरोप है वहां पर मिलेगी। और इधर अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो जो कनाडा का और अमेरिका का जो पूर्वी साइड है वहां पर पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। तो सब जगह वितरण है वो अलग अलग प्रकार का है। तो ये तो हुई हमारी बात जनसंख्या के वितरण को लेकर। अब हम समझते हैं भी जनसंख्या का घनत्व है वो क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। समझिएगा आप, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जनसंख्या के जमाव को, दबाव को बताती है, और इसके अंदर है वो क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या का जमाव है वो पता लगाया जाता है। यानी किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है और उसकी कुल क्षेत्रफल कितना है, उसका अनुपात है वो जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। तो कुल जनसंख्या में जब हम कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो हमारे पास जनसंख्या का घनत्व आ जाता है, और उसको हम मुख्यतः प्रति व्यक्ति यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसके आधार पर नापते हैं। यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उस इकाई में इसको नापते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं,
भी कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख है, 15 लाख है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। तो फॉर्मूला क्या कहता है जनसंख्या का घनत्व निकालने का? वो ये कहता है आप कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे दो। अगर कहीं की 15 लाख है तो उसमें 100 का भाग दे दो, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई तो कितना उत्तर आया? 1500। तो जनसंख्या घनत्व उस प्रदेश का, उस क्षेत्र का कितना हो गया? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में एक गणितीय सवाल के रूप में भी पूछा आपसे जा सकता है ये प्रश्न, जिसमें आपको जनसंख्या मिलेगी और क्षेत्रफल मिलेगा। ध्यान रखिए, जनसंख्या ऊपर रखनी है और क्षेत्रफल है वो नीचे रखना है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है और ये जनसंख्या के जमाव दबाव को बताता है। जहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है वहां के एरिया के डेवलपमेंट के लिए अलग पॉलिसी होती है। क्यों? क्योंकि जमाव ज्यादा है तो वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल है वो ज्यादा लोग करेंगे, तो उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। जहां जन घनत्व कम है उसकी प्लानिंग है वो अलग हिसाब से होती है। तो इसलिए जनसंख्या का घनत्व है उसका भी पता लगाना जरूरी होता है। अब एक चीज आप समझिए, जनसंख्या वितरण और घनत्व ये दोनों टॉपिक जो जनसंख्या की विशेषता बता रहे हैं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये कोई अलग नहीं है। क्योंकि उसमें कहां कम कहां ज्यादा उसकी बात करते हैं और इसमें कहते हैं भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर भी 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र और 1 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में इस इतने इलाके में कितने लोग रह रहे हैं इसकी जानकारी इससे होती है। अब आप अच्छे से समझ लें, जहां पर जनसंख्या का वितरण ज्यादा होता है वहीं पर जनसंख्या का घनत्व भी आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे एशिया के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो जन घनत्व के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा जन घनत्व भी एशिया महाद्वीप का ही है। सबसे कम पॉपुलेशन है वो ओसेनिया महाद्वीप की है तो सबसे कम जन घनत्व भी ओसेनिया का ही है जो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि एशिया का 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों की ही बात अगर मैं करूं भी इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं, ये अपने आप में एक बोर्ड परीक्षा में बड़े प्रश्न के रूप में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। 3 बिंदुओं के आधार पर हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक कारक कौन से हैं, यानी नेचुरल जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। हमें पता है जल है तो कल है, जल ही जीवन है। पानी का इस्तेमाल जीवन के हर क्षेत्र में होता है, चाहे पीने की बात करें, चाहे नहाने की बात करें, चाहे उद्योगों की बात करें, चाहे हमें सिंचाई की बात करें, खेती के लिए बात करें, हमें हर टाइम पानी चाहिए। तो जहां पर आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है लोग वहीं पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं यानी जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के किनारे ही लोग ज्यादा बसे हुए हैं। तो नदी के किनारे आसानी से पानी मिल जाता है तो नदी घाटियां हैं वो मानव को रहने के लिए आकर्षित करती है। तो जहां जल की उपलब्धता ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या का वितरण और डेंसिटी है वो भी ज्यादा होगा। और जहां ये समस्या आएगी जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, आसानी से पानी नहीं मिलता, तो वहां पर कम वितरण है वो जनसंख्या का मिलेगा। दूसरी बात करते हैं भू आकृति, यानी पृथ्वी की जो बनावट है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है वितरण और घनत्व को। बनावट के हिसाब से बात करूं तो जो इलाका समतल होगा वहां पर आपको ज्यादा लोग मिलेंगे। अब बात ये आती है भी क्यों? क्योंकि समतल इलाके में मकान बनाना,
समतल इलाके में खेती करना, समतल इलाके में सड़क बनाना, यानी परिवहन की दृष्टि से, और कोई भी चीज समतल जो एरिया है उसमें आसानी से बनाई जा सकती है। इसलिए समतल जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा लोग हैं वो रहते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, ऊंचे नीचे जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कम लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीजें वहां पर आसानी से बिल्ड है वो नहीं की जा सकती है। जैसे उदाहरण करें भी, भारत का जो गंगा का मैदान है वो समतल है तो वहां पॉपुलेशन भी ज्यादा है भाई। यूपी वाला जो इलाका है वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है, यानी गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है, जबकि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर पॉपुलेशन हमें कम मिलेगी। तीसरी बात करें जलवायु, जलवायु बहुत अधिक प्रभावित करती है लोगों को रहने के लिए। जिस क्षेत्र की जलवायु है, क्लाइमेट है, वो मानसूनी होगा जैसे अपना एशिया का होता है, या समशीतोष्ण होगा जैसे पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की बात कर लें तो मानसूनी और समशीतोष्ण जलवायु वाला जो क्षेत्र होता है जो रहने के लिए उपयुक्त होता है वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था अभी पूर्वी जो एशिया है, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और जो पूर्वी जो अमेरिका महाद्वीप है वहां पर लोग हैं वो ज्यादा रहना पसंद है वो करते हैं, क्योंकि यहां मानसूनी जलवायु है तो यहां पर समशीतोष्ण जलवायु है वो पाई जाती है। उसके बाद आती है बात मृदा की, मिट्टी की, सोइल्स की बात करें। देखिए मिट्टी किसके लिए जरूरी है? खेती के लिए जरूरी है। जहां की मिट्टी अच्छी होगी वहां कृषि का जो उत्पादन है वो अच्छा होगा और आदमी है वो अच्छे से वहां पर जो खेती है वो कर सकता है, यहां तक कि वो गहन कृषि भी कर सकता है। अब आप ये सोचेंगे भी गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि का मतलब होता है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए जब वहां पर अधिक खर्च किया जाता है और अधिक मेहनत की जाती है तो उसे गहन कृषि है वो कहते हैं। तो अच्छी खेती के लिए, अच्छी पैदावार के लिए एक उपजाऊ मृदा का होना बहुत जरूरी है। तो जहां उपजाऊ मृदा ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक है वो मिलेगा। जैसे गंगा नदी जो मैदान है वो उपजाऊ है तो वहां ज्यादा पॉपुलेशन है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो रेतीला है, खेती के लिए अच्छा नहीं है तो वहां पर पॉपुलेशन है वो कम मिलती है। तो ये चार तो आपको पढ़ने हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों के हिसाब से भी वितरण घनत्व कैसे प्रभावित होता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रूप से आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। आर्थिक कारकों में बात करें सबसे पहले मिनरल्स के बारे में, खनिज के बारे में। कि जहां पर खनिज ज्यादा होंगे यानी खनिजों का जो भंडार है वो ज्यादा होगा वहां पर उद्योग भी ज्यादा पनपेंगे, यानी अच्छा जो खनिज वाला जो क्षेत्र है वो उद्योगों को आकर्षित करेगा। जब वहां पर इंडस्ट्रियां लगेगी तो वो रोजगार को भी आकर्षित होंगे लोग वहां पर। तो जहां खनिज के भंडार ज्यादा होंगे वहां पर उद्योग भी ज्यादा लगेंगे और उद्योग ज्यादा लगेंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार है वो वहां पर मिलेगा। तो खनिज के भंडार है वो भी हमारे वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे अफ्रीका के कटंबा, जाम्बिया जो क्षेत्र है वो है इस खनिज के भंडार के कारण यहां पॉपुलेशन है वो ज्यादा मिलती है। अब बात करें आगे नगरीकरण, शहरीकरण जिसको हम कहें, शहरीकरण या नगरीकरण। देखिएगा नगर या शहरों के अंदर रोजगार आसानी से मिल जाता है, वहां पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज है, उच्च अध्ययन के लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए कॉलेज है वो आसानी से मिल जाते हैं, संचार की सुविधा वहां पर अच्छी हो जाती है, हॉस्पिटल की सुविधा वहां पर अच्छी होती है। तो ये जो चीजें हैं वो गांव के लोगों को शहर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ग्रामीण लोग हैं वो गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं, प्रवास है वो करते हैं। तो इन सुविधाओं के कारण भी जो नगरीकरण बढ़ रहा है उसकी वजह से नगरों और शहरों की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो नगरीकरण, शहरीकरण भी वितरण और घनत्व को प्रभावित है वो करता है। उसके बाद बात करें औद्योगिकरण।
जहां उद्योग ज्यादा, जैसे यही बात वहां पर आ जाती है, जहां खनिज ज्यादा वहां उद्योग ज्यादा, जहां उद्योग ज्यादा वहां पर रोजगार ज्यादा। रोजगार के लिए सिर्फ वहां, यहां एक चीज और ध्यान, रोजगार के लिए सिर्फ वहां मजदूर ही नहीं आएंगे, बल्कि जब वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, तो उनको लाने ले जाने के लिए व्हीकल भी चाहिएगा, तो व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइवर भी चाहिएंगे। जब वो बीमार हो जाए किसी कारण से तो उनको डॉक्टर की सुविधा चाहिए, मतलब हॉस्पिटल भी वहां पर होंगे। सामान खरीदने के लिए दुकानदार भी वहां आ जाएंगे और बैंक है वो भी वहां पर आ जाएंगे। तो सिर्फ रोजगार ही नहीं मिलता वहां पर, वहां दुकानें खुल जाएगी, वहां बैंक खुल जाएंगे, डॉक्टर, हॉस्पिटल की सुविधा हो जाएगी, स्कूल वहां पर खुल जाएंगे। तो औद्योगिकीकरण है ये भी वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। और अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज है, हमारी जो बनाई हुई जो चीजें हैं, जो सिस्टम हैं, उनके वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र का जो रीति रिवाज, जो धार्मिक परंपराएं होती है, वो भी किसी दूसरे व्यक्तियों को अट्रैक्ट करती है। एक जैसे रीति रिवाज, धार्मिक जो लोग होते हैं वो एक जगह रहना ज़्यादा पसंद करेंगे सुरक्षा के लिहाज से, तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव है वो आपको अधिक मिल जाएगा। इसके विपरीत जिस क्षेत्र में राजनीतिक अशांति हो, जहाँ हिंसा भड़कती है, रोज लड़ाई दंगे होते रहते हैं, उन अशांत क्षेत्रों में लोग नहीं रहना पसंद करेंगे। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं, सरकार ऐसी पॉलिसी बना सकती है भी लोगों को वहां पर बसाने के लिए अट्रैक्ट करती है। जैसे राजस्थान में क्या हुआ, जिन लोगों ने पुराने, अभी तो शायद नहीं है, पहले काफी साल पहले जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया था, तो उनको पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है 25-25 बीघा है वो जमीन अलॉट की थी, ताकि वो वहां पर खेती करें और रहने लग जाए, ताकि जो जनसंख्या का असमान वितरण है उसको हम कुछ संतुलित करें। तो कम क्षेत्रों में लोगों को बसाने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है, और अधिक सघन बसे हुए क्षेत्रों से विरल क्षेत्रों की तरफ जाने के लिए भी प्रोत्साहित है वो सरकार कर सकती है। तो ये चीजें इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में हमें पता होनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो क्लास जिसमें हमने अच्छे से भी हम जनसंख्या के बारे में क्यों पढ़े, जनसंख्या वितरण और घनत्व क्या है, ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार इनके असमान वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक, उनको अच्छे से समझा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा। अगले वीडियो क्लास में हम जनसंख्या वृद्धि को और माइग्रेशन, प्रवास के बारे में अच्छे से समझेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।